Hey everyone! So in this video we are going to continue with our topic monopoly. इस वीडियो में हम 4 एस्पेक्ट में बात करेंगे. पहला मोनोपोली पावर के बारे में, दूसरा मोनोपोलिस्ट फर्म की सप्लाई कर्व के बारे में, तीसरा डेडवेट लॉज के बारे में और चौथा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 4 टॉपिक्स we will complete our monopoly topic. So let us continue with the first topic, that is monopoly power. Now monopoly power की डिग्री को मेजर करने के बहुत सारे मेजर्स रहे हैं ओवर द टाइम, जैसे डिमांड इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी. लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है लर्नर्स मेजर. ये एक मेजर है जो एक इकोनॉमिस्ट लर्नर के द्वारा प्रपोज किया गया था. नाउ व्हाट दिस मेजर इज़? दिस मेजर इज़ P माइनस MC डिवाइडेड बाय P. L क्या है? L डिग्री बताता है. L इज़ द लर्नर्स डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू P माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइसेस. नाउ द larger the difference between price and marginal cost, the greater will be the degree of monopoly. एक मोनोपोलिस्ट अपनी मार्जिनल कॉस्ट से जितना ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा उतना हम कहेंगे कि मोनोपोली स्ट्रॉन्ग है या मोनोपोली पावर जो है उसकी डिग्री इज़ वेरी हाई. सो दिस इज़ दिस P माइनस MC विच टेल्स द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द मोनोपोली इन द मार्केट. सो दिस इज़ मोनोपोली पावर. Now let us come to the second topic, that is supply curve. अगर हम मोनोपोली मार्केट की अगर सप्लाई कर्व के बारे में बात करें तो वी कैन से दैट देयर इज़ नो सप्लाई कर्व इन द मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट. मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता. अगर हम इसे कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन से तो परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता है. एंड what is the supply curve there? It is the rising slope or rising portion of the marginal cost over and above the average variable cost. हमारा average variable cost के ऊपर का जो ये पोर्शन था marginal cost का, इसे हम परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व बोलते थे. दिस राइजिंग पोर्शन ओवर द एवरेज वेरिएबल कोस्ट. तो अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में ऐसा कुछ नहीं होता है. मोनोपोली में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है. अब इसका रीज़न क्या है, क्यों मोनोपोली में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता? तो इसे जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि सप्लाई कर्व है क्या. तो सप्लाई कर्व की अगर मैं बात करती हूँ तो सप्लाई कर्व प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. यानी क्वांटिटी के चेंज होने पे प्राइसेस क्या एक प्रोड्यूसर डिमांड करता है फॉर द सेम गुड इज़ नोन एज द सप्लाई कर्व. तो इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी. अगर प्राइसेस और क्वांटिटी में मुझे एक तरीके की रिलेशनशिप मिल जाए, एक यूनिक रिलेशनशिप अगर मैं इस्टेब्लिश कर सकती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता है. तो लेट अस सी कि क्या कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एग्जिस्ट करती है इन द केस ऑफ मोनोपोली. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम कुछ एविडेंसेस यूज़ करेंगे. सबसे पहला, इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम जो मोनोपोली प्राइस होता है वो कुछ ऐसी रिलेशनशिप रखता है, यानी कि P इज़ इक्वल्स टू MR इंटू E माइनस 1 अपॉन E. ओके, सो तो इस आइडेंटिटी को देखते हुए क्या मैं कह सकती हूँ P इज़ ए फंक्शन ऑफ MR कोमा इलास्टिसिटी. यानी कि जो मोनोपोली प्राइस है वो दो चीज़ों की रिलेशनशिप है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू. या फिर क्योंकि मार्जिनल बिकॉज MR इज़ इक्वल्स टू MC तो मैं इसे लिख सकती हूँ F MC कोमा इलास्टिसिटी. तो जो मोनोपोली प्राइस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे और मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू पे, मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट. तो इस रिलेशनशिप से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी तो है ही नहीं,
कैसे एस्टेब्लिश करेंगे हम क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बाय यूजिंग इलास्टिसिटी एंड एम्पसी। तो एक क्वेश्चन जो किसी के माइंड में आ सकता है वो ये है कि इलास्टिसिटी इज़ व्हाट। इलास्टिसिटी इज़ डी क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डी पी बाई पी। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम कहें कि इलास्टिसिटी में तो क्वांटिटी आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी क्योंकि फंक्शन है क्वांटिटी का, तो प्राइस का रिलेशनशिप हो गया क्वांटिटी के साथ। बट ऐसा नहीं है। वाई? क्योंकि सप्लाई कर्व एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक यूनिक रिलेशनशिप चाहिए होती है क्वांटिटी और प्राइस के बीच में। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि सेम क्वांटिटी पे यू हैव डिफरेंट प्राइसेस। मान लीजिए कि इलास्टिसिटी सेम है, यानी क्वांटिटी सेम है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंट होने की वजह से प्राइसेस डिफरेंट आ रहे हैं, या फिर मार्जिनल कॉस्ट सेम है लेकिन डिफरेंट इलास्टिसिटी होने की वजह से डिफरेंट प्राइसेस आ रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि एक सिंगल या एक यूनिक रिलेशनशिप नहीं है प्राइसेस और क्वांटिटी के बीच में, इसलिए सप्लाई कर्व नहीं बनाया जा सकता। सो दिस इज़ द फर्स्ट evidence which shows the absence of supply curve in the monopoly type of market. Now the second evidence is we know there is an equilibrium condition which is MR is equals to MC. MR is equals to MC एक equilibrium condition है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब MR क्या है? It is a function of quantity. MC क्या है? ये भी क्वांटिटी का एक फंक्शन है। तो MR और MC दोनों ही क्वांटिटी के फंक्शन है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कहीं पे प्राइस नहीं मिलता, देयर इज़ नो प्राइस हियर। तो यहाँ से भी हम लोग प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो दूसरा आप प्रूफ ये ले सकते हो कि MR इज़ इक्वल्स टू MC में भी देयर इज़ नो प्राइस, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमारी जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। दिस इज़ द सेकेंड एविडेंस विच प्रूव्स देयर इज़ नो सप्लाई कर्व प्रेजेंट इन द मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट। तो यहाँ से इन दोनों एविडेंसेस से हमें पता चला कि क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, इसलिए सप्लाई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा पॉसिबल है कि गिवन क्वांटिटी पे दो अलग प्राइसेस आ रहे हो। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि एक क्वांटिटी पे दो प्राइस आ रहे हो या एक प्राइस पे दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटी आ रही हो, दैट मीन्स देयर इज़ नो यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी। और अगर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में यूनिक रिलेशनशिप नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, राइट? Now let us move to the third topic, that is deadweight loss, जिसे हम social cost of monopoly भी बोलते हैं। अब ये टॉपिक क्या बताता है? deadweight loss का मतलब होता है deficiency or loss which is caused by the inefficient allocation of resources। मतलब अगर आप अपने रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट एलोकेशन करते हो या उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं करते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते हो अपने रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से होने वाले लॉस को आप बोलते हो डेड वेट लॉस। सो वी विल यूज़ द फिगर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस। We know that demand curve is downward sloping, MR curve is also downward sloping, and our MC curve is upward sloping. Right? Now, हमें पता है कॉम्पिटिटिव फर्म में परफेक्ट एलोकेशन या ऑप्टिमम एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का। और क्या कंडीशन होती है ऑप्टिमम एलोकेशन की? P is equals to MC. दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है रिसोर्सेज का, वो पॉइंट देखते हैं। तो P हम लोग जानते हैं AR इज इक्वल्स टू P होता है। तो जहाँ पर AR MC के बराबर है वो है हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन वाला पॉइंट। सो दिस इज़ द पॉइंट, लेट्स से पॉइंट A, जहाँ पर हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, राइट? So this is point number A, optimum allocation. Then move to the second point, जहाँ पर हमारा मोनोपोली का इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है।
एंड द कंडीशन इज MR इज इक्वल्स टू MC। अगर MR इज इक्वल्स टू MC से हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालते हैं तो दिस इज़ पॉइंट B, जो हमें मोनोपोलिस्ट कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा एट द इक्विलिब्रियम वो हमें मिलेगा, और प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा, दिस इज़ PM। और यहाँ पर पॉइंट A पर मैं लिख देती हूँ PC, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट में या ऑप्टिमम प्राइस लेवल जो हमारा है, इसे मैं लिख रही हूँ QE। दिस पॉइंट इज QE and this point is QM and this is QE। ओके, नाउ अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑप्टिमम पॉइंट था पॉइंट A, ठीक है, लेकिन एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। तो व्हाट हैपन्स हियर, क्वांटिटी रिड्यूस कर दी गई, क्वांटिटी रिड्यूस की और प्राइस इंक्रीज़ किया, क्या सोचकर कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स इज, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ किए कंज्यूमर सरप्लस फॉल, कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो गया, और ये एक्सपेक्ट किया गया कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि सोसाइटी का लॉस हो गया, सोसाइटी इज़ वर्स ऑफ। वी कैन सी दिस इन द डायग्राम। तो पहले हम लोग A पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे थे जब हमारा ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी और प्राइस इंक्रीज़ कर दिया किसने, मोनोपोलिस्ट ने। तो उसकी वजह से सबसे पहले तो ये पोर्शन हमारा कम हो गया, this shaded area is the loss in the consumer surplus। कंज्यूमर सरप्लस में लॉस जो हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर सरप्लस, पहले ये पूरा रीजन प्रोड्यूसर सरप्लस था, लेकिन आफ्टर इंक्रीज इन द प्राइसेस, आफ्टर द मोनोपोली प्राइस, ये एरिया, ये नया एरिया अब प्रोड्यूसर सरप्लस है। आई मीन ये एडिशन है प्रोड्यूसर सरप्लस पे, और ये लॉस है प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो अब हम देखेंगे कि टोटल लॉस कितना हुआ। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है जो ना प्रोड्यूसर के पास गया और जो कंज्यूमर के पास भी नहीं बचा, जो कंज्यूमर के पास चला गया और जो प्रोड्यूसर के पास नहीं है, ठीक है। ये वो रीजन है, वो पोर्शन है कंज्यूमर सरप्लस का, और ये वो पोर्शन है प्रोड्यूसर सरप्लस का जो प्रोड्यूसर ने लॉस कर दिया, जो प्रोड्यूसर ने लूज़ कर दिया। तो जो ये ट्रायंगल का रीजन है, ये वो रीजन है जो कंज्यूमर के पास से चला गया लेकिन जो प्रोड्यूसर के पास भी नहीं बचा, ठीक है। तो बेसिकली ये वो पोर्शन है जो ना कंज्यूमर के पास अब है, जो ना प्रोड्यूसर के पास अब है। जैसे ही मोनोपोली प्राइस लगा, यानी जब एक प्रोड्यूसर अपने ऑप्टिमम आउटपुट से कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और हायर प्राइस चार्ज कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा पोर्शन है जो ना कंज्यूमर के पास है ना ही प्रोड्यूसर के पास है, बल्कि जो सोसाइटी से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम आउटपुट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसे आप बोलते हो डेड वेट लॉस, क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसमें सोसाइटी इज़ वर्स ऑफ। ये पोर्शन ना कंज्यूमर के पास है और ना ही प्रोड्यूसर के पास है, और ना ही गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू मिला। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ डेड वेट लॉस। इसी को हम डेड वेट लॉस बोलते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ टॉपिक ऑफ मोनोपोली, विच इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक मोनोपोलिस्ट के पास पावर होती है कि वो सेम कंज्यूमर को
डिफरेंट क्वांटिटी पे डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सके, या फिर सेम आउटपुट डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सके। ठीक है, तो 3 डिग्रीज़ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और फिर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि एक मोनोपोलिस्ट जब एक कंज्यूमर को उसका रिजर्वेशन प्राइस चार्ज करता है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है? रिजर्वेशन प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस, वो मैक्सिमम प्राइस जो एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंज्यूमर सोचता है कि एक स्पेसिफिक गुड के लिए, मान लीजिए एक बुक के लिए मैक्सिमम वो 100 रुपये दे सकता है। तो जो मैक्सिमम प्राइस है जो एक कंज्यूमर विलिंग है उस गुड को ख़रीदने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि एक प्रोड्यूसर जानता है कि व्हाट वुड बी, ही इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ द कंज्यूमर, और वो कंज्यूमर को उसी रिजर्वेशन प्राइस पे अपना गुड बेचता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचेगा कंज्यूमर के पास। जो मैक्सिमम विलिंगनेस है उस गुड को ख़रीदने के लिए कंज्यूमर की, वो उस वही प्राइस पे उस गुड को ख़रीद रहा है, तो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस वुड बी ज़ीरो। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें रिजर्वेशन प्राइस पे एक मोनोपोलिस्ट अपने गुड को बेचता है। देन कम्स द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को नॉन लीनियर प्राइसिंग भी बोला जाता है और इसे ब्लॉक प्राइसिंग भी बोला जाता है। इसके अंदर एक कंज्यूमर ऐसा प्राइस इसका जो गुड्स का जो प्राइस होता है विच इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर पर यूनिट, और बल्कि डिपेंड करता है कि कितना आप गुड खरीदते हो। यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर 1 यूनिट गुड को 10 रुपये में बेच रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो 2 यूनिट 3 यूनिट को डिफरेंट रेट पर बेचे। पर यूनिट जो अमाउंट हो गुड का वो डिफ़र करे जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदते हो। तो ये क्या है? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ सेम गुड और सर्विस। कि जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, राइट। अगर आपके कम यूनिट्स आते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा यूनिट आते हैं तो पर यूनिट चार्ज कम हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़। फिर आता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रैक्टिस of dividing consumers into 2 or more groups with its separate demand curves and charging different prices to each group। इसमें प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने कंज्यूमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है डिपेंडिंग ऑन देयर डिमांड कर्व्स, और फिर हर एक ग्रुप को उनके डिमांड के हिसाब से, उनके डिमांड कर्व्स के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है। जैसे अगर किसी कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है तो उसे कम प्राइस चार्ज किया जाता है, और अगर किसी कंज्यूमर की डिमांड कम इलास्टिक है या कंपैरेटिवली इन इलास्टिक है तो उसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से एक प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर्स को अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करके उनकी डिमांड इलास्टिसिटी के बेसिस पे उनसे प्राइसेस वसूलता है। तो इस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है एक प्रोड्यूसर। सो दिस इज़ द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। So this is all for today. We have completed our topic monopoly. We'll continue with monopolistic competition in the next video. Thank you so much and have a safe day.